स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 12 के गणित में अध्याय 1 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए परिचय और उदाहरण को हल करेंगे। अर्थात प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे ये हम देखेंगे और कुछ उसी से संबंधित उदाहरण को हम हल करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, वो है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। यानी फलनों का संयोजन क्या होता है, एक टॉपिक ये है हमारा, और दूसरा टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन। नाम से ही पता चल रहा है व्युत्क्रमणीय मतलब उल्टा, यानी फलन का उल्टा। यानी फलन कोई फंक्शन रहेगा उसी का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। और इससे पहले हम देखेंगे फलनों का संयोजन क्या होता है। संयोजन का मतलब इकट्ठा बोल सकते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, ये बुक का लैंग्वेज है, इसका डिफिनेशन है। हम इसको समझने से पहले अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई परीक्षा देते हैं, हम परीक्षा से मतलब यहाँ पे हम लेके चलेंगे बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि हमें ऐसी परीक्षा देनी है जिसकी कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड में जाए। हम मान के चलते हैं या तो हम कक्षा 10 ले लें, क्योंकि स्टार्टिंग बोर्ड की कक्षा 10 से होती है, या हम कक्षा 12 ले लें। चलिए हम कक्षा 12 ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 12 में परीक्षा होती है, कक्षा 12 में एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ। तो परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट क्या करता है, उसे जो भी हमारे पास कॉपी होती है, नोटबुक होता है, उस पर वो अपना रोल नंबर डालता है। क्या डालता है, रोल नंबर डालता है स्टूडेंट। और रोल नंबर डालने के बाद कॉपी पे लिख लेता है, फिर रोल नंबर डालता है अपना, उसको जमा कर देता है। और जमा करने के बाद वो कॉपी कहाँ जाती है, बोर्ड ऑफिस जाती है। और लेकिन हमको क्या पता है, हम भी जानते हैं कि कॉपी डायरेक्ट कहाँ जाती है, एग्जामिनर के यहाँ जाती है। एग्जामिनर कॉपी चेक करके डायरेक्ट हमको पता चल जाता है, रोल नंबर के माध्यम से वो बता देता है कितना हमारा नंबर है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आप कॉपी जब जमा कर देते हैं रोल नंबर लिख करके, तो ये बोर्ड के पास, यानी ये बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे आपकी कॉपी जमा होती है बोर्ड में, यहाँ कॉपी जाती है। तो वहां पे बोर्ड क्या करता है, बोर्ड आपके रोल नंबर को हटा देता है, आपके रोल नंबर को हटा देता है और उसके जगह पे कुछ कोडिंग कर देता है, ताकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो ये ना समझ पाए किसकी कॉपी है। इसके जगह पे ये कुछ कोडिंग कर देता है। मान लीजिए कोडिंग कर दिया ABCD या कुछ भी होता है, अपने हिसाब से वो कोडिंग कर देता है। वो बाद में समझ जाता है कि किस रोल नंबर पे हम इतना किए हैं। तो ये कोडिंग कर दिया इस रोल नंबर वाले पे। फिर ये क्या करेगा, इस कॉपी को, यानी जो कॉपी थी, इस कॉपी को भेज देगा एग्जामिनर के पास, यानी तीसरे पर्सन के पास भेज देगा, ये यहाँ पे एग्जामिनर के पास। फिर वहां चला गया। फिर ये क्या करेगा, एग्जामिनर को अब ये नहीं पता है कि किसकी कॉपी है, क्या रोल नंबर है, कुछ नहीं। इस पे कोडिंग है, कोडिंग एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या है। तो ये एग्जामिनर क्या करेगा, तो पहले प्रोसेस क्या था कि स्टूडेंट जो था एग्जाम दिया, उस पे कॉपी पे अपना रोल नंबर लिखा। रोल नंबर लिखने के बाद वो कॉपी जमा कर दिया बोर्ड में जमा किया। फिर वहां पे बोर्ड क्या किया, उस कॉपी की जो रोल नंबर लिखा था उसको हटा करके कुछ कोडिंग कर दिया। अब इस कोडिंग को करने के बाद ये क्या किया, अब रोल नंबर हटा करके कोडिंग कर दिया, इसको भेज दिया तीसरे पर्सन के पास। कौन पर्सन है ये हमारा एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है। ये कॉपी चेक कर लिया। अब कॉपी चेक करने के बाद ये क्या करेगा, ये फिर बोर्ड के पास भेजेगा। यानी हम लोग कैसे किए, पहले ये जो रोल नंबर लिखा था, यानी यहाँ पे पहुंचा, इसे बोर्ड के पास। अब बोर्ड ने क्या किया, फिर यहाँ पे भेजा किसके पास, एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर के पास भेजा, क्लियर। फिर अब क्या करेगा, एग्जामिनर किसके पास भेजेगा, एग्जामिनर भेजेगा बोर्ड के पास। फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड अब जो कोडिंग किया था उसी को हटाएगा, वो हटा करके रोल नंबर रखेगा। फिर रोल नंबर से वो क्या करेगा, फिर रिजल्ट इस स्टूडेंट को बता देता है, यानी अनाउंस कर देता है इंटरनेट के माध्यम से, या जो भी हमारे पास व्यवस्था है उसके माध्यम से ये इसको बता देता है। तो देखिए, इतना प्रोसेस होता है। लेकिन हमको क्या पता होता है कि हम क्या किए, कॉपी जमा कर दिए, एग्जामिनर चेक कर दिया, डायरेक्ट हमको पता चल गया। ये कोडिंग टू कोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता है। और बात करें क्यों कोडिंग टू कोडिंग की जाती है, इस वजह से किया जाता है ताकि इस एग्जाम में, यानी इस परीक्षा में कोई भी घपला ना हो पाए। यानी ऐसा ना हो कि ये रोल नंबर लिखा है, ये एग्जामिनर के यहाँ जाए और एग्जामिनर क्या कर दे, पता कर ले कि किसका रोल नंबर है, यानी भ्रष्टाचार ना हो इस वजह से, ताकि कोई पैसा वैसा ना ले पाए एग्जामिनर की इसका रोल नंबर है, तो ये पैसा दे देगा इसको कि हमारा ये रोल नंबर है। और ये क्या कर देगा, कॉपी चेक करके पैसा ले लेगा और उसको ज्यादा नंबर दे देगा। और इस वजह से जो कमजोर होगा वो भी ज्यादा पा जाएगा, ज्यादा वाला पता नहीं कितना पाएगा, उससे कोई मतलब पता भी नहीं चलेगा कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि इसमें घपला होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है अगर रोल नंबर लिखा रहता। तो इतना हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इस वजह से इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से कोडिंग डिकोडिंग बोर्ड करता है। क्लियर।
लेकिन अगर क्या किया जाए, ये तो मान लीजिए 3 स्टेप हुआ, एक यहां गया, फिर एक यहां गया, फिर ये क्या किया, इसको यहां किया, फिर यहां से यहां किया। लेकिन हम एक्चुअली में क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, हमको डायरेक्ट हमको रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमको इसका रिजल्ट बता देता है। जो भी हम परीक्षा दिए रहते हैं उसका डायरेक्ट एग्जामिनर क्या कर देता है, हमको रोल नंबर बताता है। हमको ये सब मतलब नहीं है कि ये एग्जामिनर यहाँ पे गया, इसको कॉपी दिया, फिर ये अपना डिकोडिंग किया, फिर उसके बाद हमको बताया। तो यही एक्चुअली में है कि जैसे हमारे पास अब 2 फंक्शन रहेंगे। कैसे फंक्शन, 2 फंक्शन। यहाँ पे यही मान लीजिए 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन रहेंगे कि अगर ये फंक्शन है, इसके ऊपर कोई रूल लगाएंगे तो ये बनेगा, फिर इसके ऊपर कोई रूल लगाएंगे तो ये बनेगा। तो लेकिन इतना करने के बजाय कि इस पे रूल लगाए ये आया, इस पे रूल लगाए ये आया, क्या हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है क्या कि डायरेक्ट हम यहीं से रखें हमको ये मिल जाए? वही एक्चुअली में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। बात ये समझ में आई? कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है तो एक के ऊपर हम रूल लगाते हैं, दूसरा मिलता है, फिर इसके ऊपर हम कुछ रूल लगाए, तीसरा मिला। लेकिन क्या अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा रूल मिल जाता है कि हम पहले से ही लगा करके रूल तीसरे पे पहुंच जाए, तो वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। क्लियर? चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज क्या है। ये तो हमारा हुआ उदाहरण से कि एक्चुअली में ये क्या है। ये हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि ऐसा घटना घटता रहता है। तो देखिए फलनों का संयोजन। अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक हो जाता है। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ये फलनों का संयोजन, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। तो देखिए इसका परिभाषा जो है कि मान लीजिए कि f फ्रॉम a टू b, यानी कोई फलन है f, ये कहां से कहां तक परिभाषित है, तो a से लेकर b में। यानी जो फलन a है उसका प्रांत a है और उसका जो परिसर है वो b है। और कोई दूसरा फलन है g, उसका प्रांत b है और उसका परिसर c है। प्रांत मतलब डोमेन, परिसर मतलब रेंज। क्लियर? हमारे पास कितने फलन है, तो 2 फलन है। एक फलन है a f, वो कहां से कहां तक परिभाषित है, a से लेकर b में, और दूसरा फलन है g, वो कहां से कहां तक परिभाषित है, तो b से लेकर c में। 2 फलन है हमारे पास। क्लियर? तब f और g का संयोजन, यानी f और g का जो कंपोजिशन होगा वो हमारा गॉस द्वारा डिनोट किया जाएगा। किसके द्वारा? गॉस द्वारा निरूपित होता है। मतलब जो दोनों फंक्शन है हमारे पास f और g, इनका अगर हम कंपोजिशन निकालेंगे तो किसके द्वारा निरूपित होगा, तो गॉस द्वारा। यानी एक फलन g था, दूसरा फलन f है, वो मतलब कंपोजिशन, यानी g और f का कंपोजिशन करेंगे संयुक्त रूप द्वारा निरूपित होता है। यानी f और g का जो हमारा कंपोजिशन होगा किसके द्वारा डिनोट होगा, वो गॉस द्वारा निरूपित होता है। तथा फलन गॉस कैसे परिभाषित होगा, उसका जो डोमेन होगा वो a होगा और उसका जो हम परिसर बोले या फिर रेंज बोले, यानी जो गॉस का प्रांत होगा वो a होगा और जो इसका परिसर होगा वो हमारा c होगा। कहने का अर्थ ये है, जब हमारे पास f है, इसका प्रांत a है, परिसर b है, और दूसरा फलन है g, उसका प्रांत b है, परिसर c है, तो हम जब एक तीसरा फलन निकालेंगे तो उसका भी तो कुछ प्रांत और परिसर आना चाहिए। तो वही हमारा तीसरा जो फलन आ गया है, इन दोनों के संयोजन से गॉस निकला है, तो उसका प्रांत a आया है और उसका परिसर c आया है। क्लियर? ये हो गया। और हम कैसे गॉस निकालते हैं, तो दिया गया है कि गॉस x बराबर हम g लिखते हैं, फिर o को हटा करके कोष्टक बनाते हैं, f(x) लिखते हैं, और जहां पे यानी फॉर ऑल x बिलोंग टू a, यानी जो x है वो सभी क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए a से। क्लियर? द्वारा परिभाषित होता है। ये तो इसकी डिफिनेशन है। ये कुछ है नहीं, एक्चुअली में 2 फलनों का केवल संयोजन है। और कैसे करना है, केवल एक स्टेप, ये इतना समझिए आप कि अगर गॉस में f दिया रहेगा, g दिया रहेगा, गॉस निकालना है तो हम आराम से इसे लिखेंगे गॉस, फिर g रखेंगे, o को हटाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, f(x), फिर आराम से हम f(x) की वैल्यू रख करके gx रखेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा गॉस आ जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम है, जैसा कि वहां पे समझे थे, ये हमारा मैथमेटिकल है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव x है, कोई एक अवयव x है, और इससे पहले हम बात कर लेंगे कि इसमें कितने सेट हैं, तो 3 सेट हैं। कौन कौन? a, b, c, और फलन कौन कौन है, f और g। यानी हमारे पास एक अवयव x है, इसके ऊपर कौन सा रूल लगा, f का रूल लगा, और क्या बन गया, f(x) बन गया। एक्चुअली में फलन क्या है, फलन एक रूल होता है, एक माइनर होता है कि हम अगर x है तो उसके ऊपर क्या रूल लगा दे तो x² बन जाए। मान लीजिए f(x) बराबर x² है, इसका मतलब x के ऊपर रूल लगाए हम कौन सा, वर्ग वाला। यही बात है कि x के ऊपर हम रूल लगाए f वाला, तो ये क्या बन गया, f(x) बन गया। क्लियर? अब ये सेट b हो चुका है।
इसके ऊपर हम रूल लगा रहे हैं कौन वाला, जी वाला। ये क्या बन गया, जी ऑफ एफ एक्स बन गया। क्लियर, ओके। अगर हम इतना नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट यहीं से हम ये लाना चाहते हैं, तो हमको गॉफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गॉफ। अगर हम गॉफ निकालेंगे तो हमें, जैसे हम यहां से ये पाए, फिर यहां से ये गए, अगर हम डायरेक्ट ही एक्स से रख करके हम गॉफ निकालेंगे तो हमें वही मान प्राप्त हो जाएगा। बस इतना है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। एक काम करिए, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 15 है कि मान लीजिए कि यफ फ्रॉम 2 3 4 5, यानी जो यफ है कोई फलन, उसका प्रांत क्या है, 2 3 4 5। इसको क्या पढ़ते हैं, यफ फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 4 5 9, यानी कोई फलन यफ है हमारे पास, इसका प्रांत ये है और इसका परिसर ये है। और जी, यानी कोई दूसरा फलन हमारे पास जी है और पहला फलन क्या था, यफ। हमारे पास दो फलन दिए रहेंगे तो उन्हीं का हम कंपोजिशन निकालेंगे अभी। तो देखिए, जी कोई दूसरा फलन है, उसका प्रांत ये है और इसका परिसर ये है। दो फलन इस प्रकार है कि F2 बराबर 3 है, यानी F2 का मान कितना है, 3 है, और F3 का मान 4 है, F4 का मान F5 बराबर 5 है, यानी F4 का मान F5 के बराबर है और दोनों कितने मान है, 5 है। यानी F4 का मान भी कितना है, 5 है, F5 का मान भी 5 है, और G3 बराबर 7 है और G4 बराबर भी 7 है, यानी दोनों के मान समान है। तथा G5 का मान भी 11 है और G9 का मान भी 11, यानी दोनों के सेम मान है। तो गॉफ ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी गॉफ और फॉक का आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन 100% है कि बोर्ड में आता ही आता है, इस वजह से इसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास गॉफ दिया गया है तो हमको पता है कि अगर कोई फलन यफ है वो ए से बी में परिभाषित है और कोई दूसरा फलन जी वो बी से सी में परिभाषित है, तो जो हमारा गॉफ होता है उसका जो प्रांत होता है वो ए होता है और उसका जो परिसर होता है वो हमारा सी होता है। तो यहाँ पे सी क्या है, ये देखिए ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। देख सकते हैं जितना ये है 3 4 5 9, तो 3 4 5 9 ये भी है, यानी ए बी, ये बी है, ये भी बी है, फिर ये सी है। तो इसका जो प्रांत होगा ये होगा और इसका परिसर जो होगा ये होगा, किसका, इस गॉफ का। तो हम लिखेंगे गॉफ, गॉफ। तो देखिए हमें निकालना क्या है, प्रांत का मान हम रखेंगे। प्रांत हमारे पास क्या है, 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, तो ये गॉफ 2 का मान निकालेंगे। पहले हम एक बार रखेंगे, गॉफ है हमारे पास, तो कैसे होता था, गॉफ यक्स होता था, लेकिन हम यक्स नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास मान पता है। तो हम रखेंगे गॉफ 2, एक बार निकाल लेंगे क्या मान आ रहा है, फिर हम रखेंगे गॉफ 3, उसका मान निकाल लेंगे, फिर गॉफ 4 वो भी निकल जाएगा, फिर गॉफ 5, हमारा काम हो जाएगा। और जो जो हमें दिया गया है इन सब का प्रयोग करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए गॉफ 2 निकालना है तो हम क्या रखेंगे, ध्यान रहे कि इसी का लेंगे, यानी यफ का जो प्रांत है, सॉरी इसका जो प्रांत है यफ का, यही हम लेंगे। हमें यही काम है क्योंकि यफ जो गॉफ होता है वो ए से सी में परिभाषित होता है। तो हम लिखेंगे गॉफ 2 बराबर, देखिए जी ओ को हटाइए, कोष्टक बनाइए, फिर F2 ऐसे कर लीजिए। अब हमें बताइए कि G और F2 का मान क्या है, F2 का मान क्या है, तो हम देख सकते हैं कि F2 का मान 3, तो आप पूरे F2 के जगह कितना रखेंगे, 3। छोटा कोष्टक ये है, इसको रख दीजिए, और F2 के जगह कितना रख देंगे, 3, क्योंकि F2 का मान 3 है। अब बताइए कि G3 का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं कि G वाला कहां पे है, G3 का मान कितना है, 7, तो इसके जगह आप कर देंगे 7, यानी एक आंसर देखिए हमारा आ गया। कितना आसान है, गॉफ 2 का मान कितना आ गया, 7। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, ऐसे हम निकालेंगे गॉफ 2 हो गया, गॉफ 3 निकालेंगे, लिखेंगे गॉफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, जी ओ की जगह पे हम ऐसे कोष्टक बनाएंगे छोटा सा, फिर यफ है, फिर 3। अब हमें बताइए कि जी और F3 का मान कितना है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि F3 का मान 4 है, तो F3 के जहां 4 रखेंगे। अब बताइए कि G4 का मान क्या है, तो हम देख सकते हैं G4 का मान भी 7 है, इसके लिए हम रख देंगे 7, एक आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसको भी यहां पे रख देते हैं, गॉफ है ये 3 का मान निकला है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे गॉफ 4 का मान, लिखेंगे गॉफ 4 बराबर, फिर क्या रखेंगे, जी ओ को हटाएंगे छोटा कोष्टक, फिर F4 जैसे वैसे उतार देते हैं, फिर बराबर, फिर जी। अब बताइए F4 का मान क्या है, तो हम देख सकते हैं कि F4 का मान कितना है, 5 है, तो इसके जगह पर रख देंगे हम 5। अब बताइए G5 का मान कितना है, तो G5 का मान है 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही फिर क्या रख देंगे कि
यहाँ पे दिख रहा है, चलिए लिख लेते हैं कि गॉफ GOF 4 तक हो गया था, हमारे पास 5 केवल और बचा है, तो हम लिखेंगे गॉफ 5 बराबर GO को हटाएंगे छोटा कोष्टक, फिर F5 बराबर G। अब बताइए F5 का मान कितना है, तो हम देख सकते हैं कि F5 का मान 5 है, ये 5 हो जाएगा। अब बताइए G5 का मान कितना है, तो हम देख सकते हैं G5 का मान है 11। बस ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। यानी जो हमें गॉफ निकालना था, कितना रख के निकालना था, 2 3 4 5, तो हम 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, 5 रख लिए। अब हमें क्या बचा उसका कोई काम नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 16 है कि यदि f फ्रॉम R to R, यानी कोई फलन है हमारे पास f, इसका प्रांत क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका परिसर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कोई फलन f है वो R से R में परिभाषित है, तथा कोई दूसरा फलन है g, वो भी R से R में परिभाषित है। फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। यानी अब 2 प्रकार से कंपोजिशन कर सकते हैं। हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर गॉफ होता है तो हम यहाँ पे x लगा करके फिर o हटाते उस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे फॉग होगा तब भी हम वही रूल लगाएंगे। अभी हम करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो हम जैसे गॉफ निकालते हैं वैसे ही सेम हम फॉग निकाल सकते हैं। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि गॉफ बराबर नहीं है फॉग के, यानी गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या क्या, गॉफ निकालेंगे उसका मान कितना है, और फॉग निकाल लेंगे। क्या देख रहे हैं दोनों का मान सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर सेम नहीं आएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, गॉफ, तो हम ऐसे रख लेते हैं गॉफ। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे रखेंगे गॉफ, फिर बराबर लिखेंगे, एकदम सेम ऐसे ही रूल एकदम माइंड में फीड कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे केवल यही बदल सकता है, या x बराबर कुछ भी कर सकता है, sin x, tan x, x क्यूब, x पावर 5 कुछ भी करेगा, या इसका प्रांत परिसर बदल सकता है, लेकिन जो रूल है ये कभी नहीं बदलेगा। अगर गॉफ है तो कैसे निकालना होता है, तो आप एक स्टेप समझ जाइए, तो आपके पास कोई दुनिया कोई क्वेश्चन हो जाए, सभी इसी मेथड से लगते चले जाएंगे। तो क्या रूल कि गॉफ बराबर, हम गॉफ फिर यहाँ पे x लगा देते हैं। क्या करेंगे, गॉफ है तो हम लिखेंगे गॉफ, फिर वहां पे छोटा कोष्टक बना के x लगा देंगे। अच्छे समझिएगा, देखिए g है, o को हटाते थे हम, छोटा कोष्टक लगा देते, फिर fx लिख देते थे जैसे। क्लियर। अब बताइए वहां पे होता था क्या, हम fx का मान रख लेते थे, हमें दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे fx का मान 1 2 में कुछ यानी अंक में नहीं दिया गया है। fx का मान देखिए हमें त्रिकोणमितीय फलन के रूप में दिया गया है cos x। तो सेम वैसे करेंगे, हम लिखेंगे g और fx यहाँ कितना है cos x, तो हम उसके यहाँ रख देंगे cos x। सेम वही काम। अब बताइए g और कुछ इसके पास है, यहाँ पे हमें बताइए gx बराबर क्या है, तो gx बराबर 3x स्क्वायर है। हम आपसे कहेंगे gt बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे gt बराबर 3t स्क्वायर, मतलब g और उसके बाद जो भी मान निकालना है हम x के जहां वही रख देंगे। अगर हमें निकालना होता है g5 तो हम कहते हैं g5 बराबर 3 स्क्वायर। ऐसे ही हम आपसे कहें कि g cos x बताइए, तो आप कहेंगे g cos x बराबर 3 cos स्क्वायर x। तो यही हम कर लेंगे, g cos x निकालना है तो जहां जहां पे x वहीं पे आप cos x कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 और x के यहाँ कितना हो जाएगा cos x, और सबकी घाते कितना, सबकी नहीं मतलब इतनी को बोल सकते हैं, इसकी घाते 2 है, किसी को हम चाहे तो क्रम से लिख दें 3 cos स्क्वायर x कर सकते। ये क्या निकला है हमारा, तो ये हमारा गॉफ निकला है, गॉफ। क्लियर। ऐसे ही निकाल लेते हैं फॉग, तो हम लिखेंगे फॉग, क्या करेंगे हम लिखेंगे ऐसे फॉग, फिर यहाँ पे x लगा देंगे। क्लियर। फिर ऐसे करेंगे f, o को हटाएंगे छोटा कोष्टक बनाएंगे, फिर gx रख देंगे। देखिए f। अब बताइए gx का मान क्या है, तो gx बराबर 3x स्क्वायर, इसको हम रख देंगे 3x स्क्वायर। क्लियर। अब बताइए कि fx अब खोजेंगे, क्योंकि f है उसके बाद कुछ है, तो fx बराबर क्या है, तो हमारे पास है कि fx बराबर cos x। हम आपसे पूछे कि ft क्या होगा, तो आप कहेंगे ft बराबर cos t। ऐसे ही आप निकालेंगे f 3x स्क्वायर, तो जहां जहां पे x वहां पे कितना रखेंगे 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos है। देखिए f 3x स्क्वायर रखेंगे तो cos 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके लिए आप रख सकते हैं cos 3x स्क्वायर। क्लियर। ध्यान रहे कि ये cos 3 अलग है, केवल x का स्क्वायर है। ये हमारा निकल गया फॉग। तो हम देख सकते हैं यहां से कि फॉग और गॉफ
दोनों बराबर नहीं है। ये एक्चुअली में 3 cos स्क्वायर एक्स है, ये cos 3x स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि फॉग, या ऐसे कह सकते हैं गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियर? ऐसे चाहे तो और इससे पहले लिख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि चूंकि 3 cos स्क्वायर एक्स, यानी यहां जो लिखना है उसको यहां पे हम लिख देते हैं, यानी 3 cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है, cos 3x स्क्वायर, यानी cos 3x स्क्वायर। मतलब इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे फिर ये लिख देंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, नहीं इतना ही लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया हमारा सिद्ध। तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको गॉफ फॉग निकालने हैं तो ये सेम प्रोसेस यही करना होता है, प्रोसीजर एकदम सेम है कि कुछ नहीं करना है कि आप जो दिया रहेगा उसको आप x मान लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे आप ये o को हटाएं कोष्टक बनाएंगे या फिर वैल्यू रखेंगे, फिर gx जो दिया रहेगा वैल्यू रख करके आप आराम से निकाल सकते हैं। इतना याद रखिए कि आप अगर कोई भी प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो गॉफ और फॉग का 100% है कि 1-2 क्वेश्चन आना तय। तो आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 17 है कि यदि f(x) बराबर 3x + 4/5x - 7। क्लियर? देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान और बहुत छोटा सा है, तो आराम से इसको देखिएगा। ऐसा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन इसको देख करके सोचिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा कितने आसानी से आ जाए, कुछ करना ही नहीं है, जो फालतू में इतना सब बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है ताकि देखने में लगे क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अभी आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि f(x) बराबर 3x + 4/5x - 7, ये f(x) बराबर दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r - 7/5 टू r - 3/5। इतना देने का मतलब क्या समझ में आता है पता है? यानी f का जो प्रांत है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन इसमें से क्या नहीं है, 7/5 नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा है? ये लिखने का कारण है कि देखिए ये है हमारा, तो नीचे देखिए 0 अगर हो जाएगा क्या f(x) परिभाषित रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो इस वजह से अगर हम 5x - 7 बराबर 0 करें, यहां से x बराबर 7/5 आएगा, इसी वजह से 7/5 इसमें से हटा दिया गया है। यानी जो हमारा फलन है f(x), ये x का केवल 7/5 मान धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर x बराबर आप 7/5 रख देंगे, देखिए 7/5 5 कट गया, 7 में 7 घटेगा 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इस वजह से रियल नंबर में से 7/5 घटा दिया गया है। क्लियर? ये इस वजह से किया गया है। फिर आगे कहा गया कि इसका जो परिसर है वो r में से 3/5 घटाया गया। क्यों घटाया गया? क्योंकि जब इसको हम y बराबर मान के इतना करेंगे, यहां से जब x का मान निकालेंगे तो वहां पे नीचे आ जाएगा कि 3/5, यानी नीचे आ जाएगा कि y - 3/5, यानी अगर y के जहां 3/5 हम रख देंगे तो पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा। इस वजह से परिसर में से 3/5 घटाया गया है। क्लियर? ये इस वजह से लिखा है, कोई काम नहीं, इसका कोई काम ही नहीं, बस समझने के लिए है ताकि क्वेश्चन में कोई कंप्लेन ना करे कि अगर 7/5 यहां होगा कि परिभाषित नहीं होगा, इस वजह से ये यहाँ पे दे दिया गया है। तथा gx बराबर 7x + 4/5x - 3, ये कोई दूसरा फलन है gx। क्लियर? अब देखिए ये भी यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, 3/5, 5x - 3 बराबर जब 0 करेंगे यहाँ से x बराबर 3/5, यहाँ पे भी देखिए r में से घटाया हुआ, देखिए घटाया गया है। क्लियर? वही काम है, आप इतना देखेंगे तुरंत अपने आप से समझ जाएंगे एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि gx बराबर ये है, द्वारा परिभाषित फलन g फ्रॉम r - 3/5, यानी g का जो प्रांत है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इसमें से क्या नहीं है, तो 3/5 नहीं है, वही केवल निकाल दिया गया, केवल एक संख्या केवल 3/5 नहीं होना चाहिए। फिर इसका जो परिसर आएगा वो r में से 7/5 घटाएगा। क्यों घटाया? क्योंकि इसको भी जब y मान के लिखेंगे, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो हमें मिलेगा कि वहां पे 7/5 ये इसको धारण नहीं करेगा, तो अनंत आ जाएगा, इस वजह से किया गया है। प्रदत्त है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ देखिए 2 लाइन में कुछ है ही नहीं, 2 लाइन में केवल क्या दिया गया, f(x) दिया गया, gx और उसका प्रांत और परिसर दिया गया है, बस। अब नीचे सिद्ध कीजिए कि फॉग बराबर IA। अब ये आप देख के सोचेंगे ये क्या नया जुड़ गया इसमें, कि फॉग तो जानते हैं लेकिन ये IA क्या है, ये एक्चुअली में तत्समक है, ये कुछ है नहीं। यानी फॉग बराबर IA का मतलब होता है कि फॉग बराबर हमें x लाना है। आगे देखिए इसको सिद्ध किया है, आगे दिया गया है, सिद्ध नहीं, ये कहेंगे कि इसको दिया गया, डिफाइन किया है कि इस प्रकार की IA बराबर x है, IA x बराबर x किया गया है। तो ये फॉग IA बराबर, अगर फॉग बराबर क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, तो x बराबर IA हो जाएगा। क्लियर? यानी उसी के बराबर आ जाएगा।
तथा गॉफ बराबर आई बी हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम फॉग बराबर आई ए निकाल दें, और आई ए क्या है, एक्चुअली में यक्स है, क्लियर, यानी यक्स निकाल दे, फॉग बराबर यक्स आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा, और गॉफ बराबर भी हमारा क्या आ जाए, यक्स आ जाए, क्लियर, क्योंकि आई बी बराबर भी कितना है, यक्स है। बस यही कहा गया है। इस प्रकार की आई ए यक्स बराबर यक्स है, और यक्स के सभी मान के लिए जो एक से बिलोंग करता है, और आई बी यक्स बराबर यक्स है, क्लियर। आगे डिफाइन किया गया है कि ये यक्स बिलोंग करता है बी के सभी मान के लिए, जहां ए बराबर, यही अब बता दिया कि ए बराबर क्या है, आर माइनस 3/5 है, यानी ये ए बराबर माना है ये, और बी बराबर ये माना है, इसका कोई काम नहीं है, क्लियर। आप केवल इतना समझिए कि एक्चुअली में देखिए नीचे पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि आई ए तथा आई बी को क्रमशः समुच्चय ए तथा बी पर तत्समक फलन कहते हैं, यानी तत्समक का मतलब जो रखिए वही मिल जाए, बस। तो एक काम करिए, हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर इतना है, तो हम ऐसे रखेंगे कि एफ एक्स ये है और जी एक्स ये, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम फॉग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉग। हम ऐसे लिखेंगे फॉग, हमारे पास रूल क्या होता है कि हम ऐसे कर लेते हैं फॉग, फिर यहाँ पे यक्स लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, फॉग यक्स लगा लेते हैं, फिर लिखते हैं एफ ओ को हटाते हैं, फिर ऐसे हम जी एक्स, मतलब ओ की जगह छोटा क्वेश्चन लगा करके ऐसे जी एक्स रख लेते हैं। फिर बताइए कि एफ, अब जी एक्स का मान क्या है, पूरे की जगह हम रख देंगे ये, यानी 7x + 4, इसके जगह रखेंगे 7x + 4 बटा 5x - 3, क्लियर, यानी पूरे gx के जहां हम इतना मान उठा के रख देंगे। अब बताइए fx क्या है, fx ये है। अब देखिए f पूरा x की जहां ये है, यानी ft निकालने कोई बोलता तो आप कहते 3t + 4/5t - 7, यानी जहां जहां पे x है वहीं पे केवल हमें t रख देना, अगर ft निकालना होता तो। ऐसे में आपसे कहते हैं कि f2 निकालिए, तो आप f2 बराबर 3 × 2 + 4/5 × 2 - 7, यानी कि समझना ये जहां पे x है वहीं पे हमें रखना है जो हमें निकालना है। अगर हम f इतना निकालना चाहते हैं तो जहां जहां पे x वहीं पे इतना रख देंगे। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, यानी f और x यहाँ कितना रखेंगे, पूरा इतना, ये हो जाएगा 3, और x यहाँ कितना रखेंगे, पूरा इतना, यानी 7x + 4 7x + 4 अपान 5x - 3, क्लियर। चलिए ये हो गया, ये 3 और x यहाँ पूरा इतना रख लिए, फिर +4, ये आगे +4 कर लेते हैं बटे में 5, फिर x है, और x यहाँ कितना रखेंगे, इतना, यानी 7x + 4 अपान 5x - 3, क्लियर। फिर लास्ट में क्या, -7, बस कुछ करना नहीं। अब इसी को हम हल कर दें और यक्स के बराबर आ जाए तो हमारा गॉफ सिद्ध, सॉरी फॉग है ना, फॉग सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए 3 से गुणा कर दिए, 3 × 7 = 21, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21x प्लस 3 × 7 = 21x प्लस 3 × 4 = 12 प्लस 12 प्लस, अब देखिए इसका गुणा यहाँ कर देंगे। जैसे आप सॉल्व करते हैं, मतलब बटे वाला क्वेश्चन आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 3 गुणा था, इसमें गुणा कर दिए, 3 × 7 = 21x प्लस 3 × 4 = 12, फिर प्लस, अब +4 है, 4 से गुणा कर दीजिए क्योंकि इसका गुणा यहाँ होगा, तो 4 × 5 = 20x, कितना हो जाएगा 20x, और -4 × 3 = 12 -12 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 3 = 12, नीचे करेंगे अपान में, चलिए नीचे हो जाएगा 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 7 = 35x, क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35x प्लस 5 × 4 = 20, -7 से गुणा कर देंगे तो -7 का गुणा होगा 5x में, -7 × 5 = 35x, क्लियर, -7 × 5 = 35x, फिर माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21 हो जाएगा। अच्छे से देखिए कुछ छूटा नहीं है, 5 × 7 = 35x प्लस, और उसके बाद 5 × 4 = 20 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसके बाद 7 × 5 = 35x, फिर प्लस 7 × 3 = 21, ठीक है। चलिए नीचे क्या रहेगा, बटे में आएगा 5x - 3, और नीचे भी रहेगा 5x - 3, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा हम सॉल्व करें, ऊपर तो देखिए 12 - 12 कैंसिल हो गया, क्लियर, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 21x है और 20x है, जोड़ेंगे 20 20 40 = 41, यानी ये आ जाएगा 41x बटा, नीचे कितना आ रहा है देखिए 35x, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सेम है, एक कट गया, केवल 20 21 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, यानी ये हमारा 41 41 कैंसिल, केवल x बच गया। ये हमारा क्या निकला है, फॉग निकला है। तो देख सकते हैं कि फॉग का मान हम निकाले हैं और हमारा कितना आ गया, यक्स आ गया। यही यक्स किसके बराबर है, आई ए के बराबर है, बस सिद्ध हो गया हमारा। यानी फॉग बराबर क्या आ गया, यक्स आ गया। यक्स क्या है हमारा, एक्चुअली में
ये आई ए के बराबर है या आई ए एक्स लिख सकते हैं, बस हो गया काम। ऐसे ही जैसे निकाले हैं ऐसे ही हम गॉफ निकाल देंगे, अभी फॉग निकालते वैसे गॉफ निकाल देंगे, वो भी हमारा एक्स आ जाए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा वाला बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा पार्ट क्या है हमारा, हम फॉग निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे गॉफ। तो हम लिखेंगे ऐसे गॉफ में क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं कि गॉफ, फिर यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, फिर लिखते हैं जी, ओ को हटाते हैं, छोटा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर एफ एक्स को ऐसे रख देते हैं। क्लियर? आप बताइए जी, अब बताइए एफ एक्स का मान एक्चुअली में क्या है, एफ एक्स का मान ये है पूरा, उसको उठा के रखेंगे, यानी 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7। क्लियर? अब बताइए कि जी एक्स बराबर इतना है और हमें निकालना इतना है, तो हम जैसे हम लोग पहले बात किए थे कि जी टी निकालना होगा तो हम 7t प्लस 4 अपॉन 5t माइनस 3 करेंगे। ऐसे ही हम जी जब इतना निकालेंगे तो जहां जहां पे एक्स वहीं पे इतना उठा के रख देंगे। तो देखिए रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और जहां पे एक्स वहां पे इतना रखेंगे यानी 3x प्लस 4, यानी हो जाएगा 3x प्लस 4 अपान कितना हो जाएगा 5x माइनस 7। क्लियर? इसके बाद प्लस 4 है तो प्लस 4 रख देंगे, अपान में 5 और एक्स यहां पूरा इतना रखिए, यानी 3x प्लस 4 अपान में 5x माइनस 7 और प्लस में सॉरी माइनस 3 है ना, माइनस 3 उतार लेते हैं जैसे है वैसे। तो देखिए हल करेंगे इसको, तो देखिए 7 से गुणा कर दिए जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे, 7 3 21x कितना हो जाएगा 7 3 21x प्लस और 7 चौका 28 प्लस, अब देखिए 4 से गुणा कर दिए, 4 5 20x माइनस 7 चौक 28। क्लियर? चलिए फिर एक स्टेप लिख लेते हैं, फिर वहां पे लिखते हैं। 5 से गुणा करेंगे 5 किए 15x, फिर प्लस 5 चौक 20 माइनस 3 से गुणा कर दीजिए माइनस 15x, क्योंकि 3 5 15 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस और 7 3 21 हो जाएगा। अब देखिए और नीचे जो 5x माइनस 3 5x माइनस 7 यहां बचेगा, 5x माइनस 7 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो देखिए प्लस 28 माइनस 28 कैंसिल और 21x और 20x कितना हो जाएगा 41x और नीचे कितना बच रहा है देखिए 15x माइनस 15x कैंसिल और 20 20 40 से 41, यानी ये भी देखिए 41 आ गया। कैंसिल करेंगे, कैंसिल 41 41 कैंसिल, केवल x बचेगा, यानी गॉफ भी हमारा कितना आ गया x के बराबर आ गया। देख सकते हैं गॉफ बराबर भी x आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं गॉफ बराबर, हमें लाना क्या था, हमें गॉफ बराबर आई बी लाना था, तो हम ऐसे आई बी कर सकते हैं, जहां पे आई बी क्या है एक्चुअली में ये x के बराबर। बस हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस कुछ करना नहीं था, ऐसे हम फॉग निकाले गॉफ निकाले, दोनों अगर आ गया तो काम हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 18। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि यदि f फ्रॉम a टू b तथा g फ्रॉम b टू c, यानी दो फलन हमारे पास है f और g, f कहां से कहां तक परिभाषित है तो a से b में है और g b से c में है, ये एक ही फलन है। यानी हमें दिया गया है दो फलन f और g, दोनों कैसे हैं एक ही फलन है, ये हमें ज्ञात है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि गॉफ a से c भी एक ही है, अर्थात अगर f और g दोनों क्या है एक ही फलन है और f a से b में परिभाषित है और जो हमारा g है वो b से c में परिभाषित है, दोनों एक ही है, तो जो इसका गॉफ होगा वो a से c में परिभाषित होगा, वो भी हमारा एक ही फलन होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको बताएं कि एक ही फलन क्या होता है, तो आपको मालूम होगा क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक ही फलन क्या होता है। एक ही मतलब 1 1 फलन, यानी कोई फलन 1 1 तभी कहलाता है यदि कोई फलन f है वो a से b में। चलिए बता ही देते हैं इसको फिगर बना करके, ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम मान के चलेगा आप पूरा प्रीवियस का पूरा आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि 1 1 क्या होता है, आन 2 क्या होता है, मेनी 1 क्या होता है, अर्थात हिंदी में एक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, बहु एक क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, ये हम मान के चल रहे हैं। चलिए तो देखिए 1 मिनट के लिए अगर हम रिवीजन करवा दें कि देखिए एक तभी कहलाता है यदि कोई फलन है f, ये a से b में परिभाषित है, यानी समुच्चय a से b में परिभाषित है। देख सकते हैं यहाँ से इसमें कुछ अवयव है, मान लेते 1 2 3 4 है, इसमें मान लीजिए 5 6 7 8 है, तो ये 1 1 तभी कहलाएगा, अर्थात एक तभी कहलाएगा जब समुच्चय a में जितने अवयव हैं
सभी के अलग अलग प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित हो, यानी दो अवयवों की एक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम मिला दें ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं होगा, यानी एक का केवल एक होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है एक का केवल एक, तो हम इसको ऐसे मिला दे, कहीं पे मिला सकते हैं, लेकिन केवल एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम कहेंगे एक फलन। ये तो फिगर से हो गया, लेकिन हम ऐसे सिद्ध कैसे करते थे? हमारे पास रूल क्या होता था? तो हम कहते थे कि अगर हमारे पास fx1 बराबर fx2 होता है, ऐसे हम कहीं पे लिख लेते थे और हमें मिल जाता था x1 बराबर x2, तब हम कहते थे कि f क्या है? एक ही फलन होता है। ऐसा करते क्यों थे ये भी हम देखे थे। अगर हम ये भी बताना चाहें यहीं पे कि fx1 बराबर fx2 ये क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि हम मान रहे हैं कि fx1 दो अलग अलग अवयव हैं, ऐसे समझिए। हम मान लेते हैं ये एक्चुअली में क्या होता है, ये x1 मान लेते हैं, ये x2। हम मानते हैं कि दो अलग अलग अवयवों के कैसे प्रतिबिंब आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग मत बोलिए, ऐसे बोलिए, क्योंकि fx1 बराबर fx2 माने हैं ना, तो एक ही आ रहे हैं। हम उल्टा मान के चलते हैं। चलिए ऐसे मान लेते हैं कि x1 और x2 दोनों के एक ही प्रतिबिंब है। जब बराबर है मतलब एक ही है ना, यानी जितना मान इसका है उतने मान इसका, यानी दोनों एक ही है। इसको मतलब हम उल्टा मान के चलते हैं, बहु एक मान के चलते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि ये x1 और x2 दोनों दो चीज ना हो करके ये दोनों एक ही है, अर्थात ये कुछ नहीं है, जो ये है वही ये है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तब इसका मतलब एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब आया, इसका कहने का अर्थ है। तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं। ये समझ में आ गया कि अगर f1 बराबर f2 है, डायरेक्ट हम कर देंगे f1 बराबर x2, लेकिन कब? जब f एक ही फलन होगा तब। चलिए अब आपको समझाते हैं, क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमें दिया गया है f एक ही और g एक ही है, तो हम लिखते हैं कि गॉफ, और यहां पे कर लेते हैं x1 बराबर गॉफ। क्लियर? मतलब हमें गॉफ को दिखाना एक ही, जैसे f को दिखाना होता था हम f1 बराबर f2 करते थे, यहाँ पे गॉफ को दिखाना है तो हम गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 कर लेते हैं। क्लियर? अब हमें बताइए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? g, o को हटाते थे ऐसे करते थे, वही पुराना रूल, ऐसे बराबर, फिर यहाँ पे करेंगे g, o को हटा देंगे ऐसे करेंगे, फिर f2 करेंगे। अब बताइए कि अगर g पूरे को अगर मैं कंसीडर करूं x1 और ये x2, यानी g x1 बराबर g x2, और g क्या है? एक ही है, तो हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2, अर्थात हम यही से कर सकते हैं कि f x1 बराबर f x2। समझते हुए लिखिएगा कि मतलब ये g है और पूरे को अगर हम x1 माने, मतलब ऐसे कि g और ये पूरा x1 मान लेगा, ये हो जाएगा g x1 बराबर ये g x2। क्लियर? अब बताइए g एक ही है तो हम तुरंत क्या लिख सकते हैं इसे? x1 बराबर x2, और x1 को हम क्या माने थे? f x1 कर दिए और ये x2 हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं चूंकि g क्या है? एक ही है या एक ही फलन है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये रफ वर्क है। क्लियर? ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे f भी क्या है? एक ही है, तो हम f1 बराबर f2 होता है तो हम डायरेक्ट यही पे कर सकते हैं x1 बराबर x2, यहाँ पे भी इंप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही x1 बराबर x2 कर दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि f भी क्या है? f एक ही है। अब देखिए काम हो गया हमारा, यानी गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 किए थे, हमें चाहिए था कि x1 बराबर x2, हमारे पास आ गया। अब हम तुरंत कह देंगे इसलिए गॉफ एक ही फलन है, बस गॉफ एक ही फलन है। ये हो गया हमारा प्रूफ। कुछ करना नहीं था, हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 90 है कि सिद्ध कीजिए कि यदि f फ्रॉम a टू b तथा g फ्रॉम b टू c आच्छादक है। अभी तक क्या होता था? हमें दिया गया था कोई दो फलन थे f और g, f a से b में परिभाषित था और g b से c में परिभाषित था। दोनों कैसे थे? एक ही फलन थे, और सिद्ध करना था हमें कि गॉफ हमारा a से c में परिभाषित है, वो भी कैसा है? एक ही फलन, ही हमें सिद्ध करना था। लेकिन अब क्या होगा कि हमें एक ही के बजाय आच्छादक दे दिया गया, यानी कि आंटू देखना है कि अगर कोई फलन f है a से b में परिभाषित है और ये भी आच्छादक है, और दूसरा जो फलन है g वो b से c में है, ये भी आच्छादक है,
तो हमें सिद्ध करना है कि गॉफ इसका जो कंपोजिशन होगा, संयोजन इसका, वो ए से सी में परिभाषित होगा कि ये भी हमारा आच्छादक होगा। ये हमें करना है सिद्ध। तो हम करेंगे क्या, तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताएं कि आच्छादक क्या होता है एक्चुअली में। तो आच्छादक का मतलब ऑनटू, आच्छादक मतलब ऑनटू। और ऑनटू क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास कोई दो सेट है, 1-1 का मतलब ये था कि इसमें जितने अवयव सभी के एक एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, और ये यफ है कोई सेट, यफ कोई हमारे पास कोई फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। ए में हमारे पास मान लेते हैं कोई अवयव है 1 2 3, 3 ही ले लेते हैं, और बी में हमारे पास 4 5 6 7 कुछ भी ले लेते हैं। तो देखिए क्या ये आच्छादक होगा। आच्छादक का मतलब ये होता है कि जो सेट बी में जितने अवयव हैं सभी किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए जो सेट ए में उपस्थित हो। मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे, मतलब ऐसे हो गया। लेकिन क्या ये आच्छादक होगा, तो आप कहेंगे आच्छादक अभी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 बच गया है। इसका मतलब ये है कि हमें एक बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक काम कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तब ये हमारा आच्छादक हो गया। अगर ये 7 बच गया होता तो आच्छादक नहीं होता। तो आच्छादक के लिए आप ये समझेंगे कि सभी ऑक्यूपाइड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ऑक्यूपाइड। चलिए एक और ले लेते हैं। अगर अवयव मान लीजिए हमारे पास 8 है और इसको भी हम ऐसे मिला दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम इसे ऑनटू बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा भरा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि एक ही आच्छादक है कि बहु एक आच्छादक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है कि एक ही आच्छादक की बहु एक आच्छादक, केवल मैं आच्छादक की बात पूछ रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो सेट बी में जितने अवयव हैं सभी किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए जो सेट ए में उपस्थित है। बस इतना समझना है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक चीज और आपको बता दें कि ये देखिए एक का प्रतिबिंब ऐसे सब पता है आपको कि एक का प्रतिबिंब कितना है, 5। फिर हम आपसे पूछेंगे 5 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो आप कहेंगे 1। क्लियर, ओके। ऐसे ही 2 का प्रतिबिंब कितना है, 4, तो आप कहेंगे 4 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 2। इंग्लिश में 1 का इमेज कितना है, 5, तो आप कहेंगे 5 का प्री इमेज कितना है, तो आप कहेंगे 1। क्लियर, ओके। अब देखिए समझना ये है कि हम ऐसे मानेंगे कि जब यफ क्या है, आच्छादक है, तो हम मान सकते हैं कोई एक है, यफ भी आच्छादक है और जी भी आच्छादक है। तो हम कोई एक मान लेते हैं, चलिए जी को ही ले लेते हैं कि कोई अवयव ऐसे मानेंगे, कोई स्वेच्छाचार अपने मन से। अब यहाँ पे 4 5 6 लिए, जरूर थोड़ी 4 5 6, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ऐसे मानेंगे कोई स्वेच्छाचार यानी आर्बिट्री कांस्टेंट माना, कोई स्वेच्छ यानी आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसको, माना कोई स्वेच्छ अचर क्या है, जेड। क्या है, जेड मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। जो हम इसको यानी जो हमारा जो कहने का अर्थ है कि अगर हम आच्छादक देखेंगे तो जो हमारा काम होगा वो किस में होगा, खाली इसमें होगा, यानी सेट बी में। ए से बी में है तो बी में, और अगर ए से सी में है तो सी में। इतना आपको केवल ध्यान रखना है बस। आच्छादक में केवल दूसरा वाला देखना होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना कोई स्वेच्छ अचर जेड है, वो किस में बिलोंग कर रहा है, वो कोई स्वेच्छ अचर जेड है वो बिलोंग करता है सी। किस में बिलोंग करता है, सी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ले रहे हैं पहले तो ये बी से सी में परिभाषित है, जैसे ऐसे ही है ना, ये बी है और ये सी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अवयव है, ये जेड, इसमें कोई जेड है और ये किसमें है, सी में। तो ये बोले कोई जेड हमारे पास सी में, कोई जेड है वो किस में उपस्थित है, वो सी में उपस्थित है। ये किस, और फंक्शन क्या है, जी है। क्लियर। तो जी के अंतर्गत यानी जी का पूर्व प्रतिबिंब कोई ऐसा होना चाहिए इस बी में कि जिसके लिए कि जी, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वाई है, चलिए वाई ले लेते हैं कि देखिए जेड का पूर्व प्रतिबिंब सेट बी में उपस्थित है। क्लियर, इस प्रकार उपस्थित है कि जी वाई बराबर जेड है, मतलब ऐसे, मतलब जितने हैं सभी उससे ऑक्यूपाइड है, ये समझना है। तो हम ऐसे मानेंगे, माना कोई स्वेच्छ अचर जेड बिलोंग टू सी है तथा जेड का, अपने शब्दों में ऐसे बना के लिख सकते हैं, तथा जेड का पूर्व प्रतिबिंब किसमें, बी में। पूर्व प्रतिबिंब बी में जी, चलिए इसको हटा दीजिए, बी में पूर्व प्रतिबिंब बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित है
उपस्थित है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और बना के अगर लिखना है तो प्रतिबिंब यानी जो हमारा जेड है इसका पूर्व प्रतिबिंब सेट बी में उपस्थित है और फलन जी के अंतर्गत यानी फलन बी में इस प्रकार उपस्थित है, थोड़ा सा और बना दिए, का पूर्व प्रतिबिंब बी में इस प्रकार उपस्थित है कि जी वाई बराबर कितना है जेड। जी वाई बराबर कितना है पूर्व प्रतिबिंब, चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए वाई, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाई नहीं कहीं पे ना, यही मान लेते हैं वाई। यानी हम मान लेते हैं कोई स्वेच्छ अचर जेड है वो किस में बिलोंग करता है सी में, और उसके लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब सेट बी में उपस्थित है वो वाई है। बी में इस प्रकार उपस्थित है कि जी मतलब जी के अकॉर्डिंग हो रहा है, जी वाला रूल वाई के ऊपर लगाए तो ये हमें जेड मिल जाए, बस कहने का अर्थ ये है। ओके, इसी प्रकार ये हम किसके लिए लिए हैं जी के लिए, तो ऐसे ही हम ले सकते हैं यफ के लिए। जब हम यफ के लिए लेंगे तो कौन लेंगे ए से बी में लेंगे, तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ए से लेकर बी में। तो ध्यान से देखेंगे हम वाई जेड लिए थे, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा सा कोई और ले लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे है क्योंकि ए से बी में है ना, तो बी वाला हम क्या माने थे, बी वाला हम वाई ही माने थे, जो वाई है, और यहाँ पे हम यक्स ले लेते हैं। क्लियर? तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना सेट बी में कोई एक स्वेच्छ अचर वाई इस प्रकार उपस्थित है कि एफ एक्स बराबर वाई। तो हम ऐसे लिखेंगे कि इसी प्रकार माना लिख लेते हैं कि माना समुच्चय बी में, माना समुच्चय अपने शब्दों बना के लिख, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक का लैंग्वेज नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, अपने शब्दों बना के ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैटर वही सेम हो, अर्थ उसका वही निकले। इसी प्रकार माना समुच्चय बी में कोई स्वेच्छ अचर वाई है, क्लियर? वाई है जो किसमें बिलोंग कर रहा है बी में है, यानी बी में कोई स्वेच्छ अचर वाई है तथा उसका पूर्व प्रतिबिंब यक्स समुच्चय ए में इस प्रकार उपस्थित है कि यफ यक्स बराबर वाई है, मतलब इसका प्रतिबिंब है, ये इस प्रकार उपस्थित है कि यफ एक्स बराबर वाई। क्लियर? चलिए अब हमारा काम हो गया, कुछ है नहीं, अभी हम केवल यही किए माने हैं कि जितना भी सब इधर है दूसरा वाला, यानी पहले से दूसरे में परिभाषित है, दूसरे में जितने भी अवयव हैं सभी क्या है किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है जो इसके पहले वाला समुच्चय उपस्थित है, बस इतना हो गया। अब हमें देखिए गॉफ को अच्छा से दिखाना, तो लिखेंगे ऐसे कि गॉफ यक्स, फिर क्या लिखते हैं जी ओ को हटाते हैं, ऐसे लिखते हैं यफ यक्स। क्लियर? अब देखिए जी, अब बताइए यफ यक्स बराबर कितना है, तो आप कहेंगे यफ एक्स बराबर कितना लिखे हैं वाई, यफ एक्स बराबर कितना है वाई, या फिर आप वाई कर दीजिए। अब बताइए जी वाई बराबर कितना है, तो आप कहेंगे जेड है, तो इसके आप केवल कितना लिख दीजिए जेड। अब देखिए कि हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे देख सकते हैं जी वाई बराबर जेड था, इसका मतलब है कि देखिए ये जी क्या है बी से सी में परिभाषित है, और हमारा गॉफ भी क्या है ए से सी में परिभाषित है। जब हमारा जी वाले में जो रख रहे हैं वो हमारा पूरा मिल जा रहा है सी वाले में, तो वही हमारा ए में भी रखने के बाद सी मिल जा रहा है। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम ये देखेंगे कि जी वाई बराबर जितना आ रहा है उतने ही लास्ट में हमारा गॉफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं सेम है, क्योंकि दोनों के हमारा रेंज अर्थात उसके परिसर सेम है। देखिए जी का भी कितना है सी है, और इसका गॉफ का भी सी, इसलिए कह देंगे, इसलिए गॉफ क्या है आच्छादक है, बस ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, गॉफ आच्छादक है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि हम ऐसे इसको मान लिए गॉफ निकालना था, इसकी वैल्यू रखें, और इसके बाद हमारा गॉफ निकालने के बाद कितना आ गया जेड आ गया, यानी गॉफ जो हमारा फंक्शन था
वो भी हमारा कंपोजिशन मतलब वो भी हमारा एक फंक्शन आ गया है, उसका भी जो हमारा रेंज आया है यानी कि परिसर आया है वो भी हमारा कितना है, जेड है, यानी पूरा फुलफिल है। बस इतना समझना है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 22 है। इससे पहले देखिए हम दो उदाहरण छोड़ दे रहे हैं, एक उदाहरण नंबर 20 और 21, क्योंकि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस उदाहरण के बाद अब ये लास्ट है हमारा इस टॉपिक का, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, यानी जो हमारा क्या है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फलनों का संयोजन, यानी उस टाइप का हमारा ये लास्ट है। उसके बाद हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं उसको, यानी उस मेथड को पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे। इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, इस वजह से ये लास्ट है तो हम करा देते हैं। और इससे पहले वाला आप कर लीजिएगा 20 और 21 वाला। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि f फ्रॉम 1 to 3, यानी f 1 2 3 से लेकर के ABC में परिभाषित है कोई फलन, एकाएकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि f1 बराबर a, यानी f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c, ये हमें दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन g, यानी कोई फलन g है वो ABC से लेकर 1 2 3 में परिभाषित है, का ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर IX तथा फॉग बराबर IY। क्लियर, हम इससे पहले सॉल्व भी किए थे क्वेश्चन कि गॉफ बराबर IX का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब तत्समक फलन होता है, मतलब जो भी हम यहाँ पे रखें वही हमें प्राप्त हो जाए। अगर हम गॉफ x निकाल रहे हैं तो हमें x मिल जाए, अगर हम गॉफ 5 निकाल रहे हैं तो हमें 5 मिल जाए। क्लियर, वही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, और x का मान 1 2 3 है तथा y का मान ABC है। तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें गॉफ बराबर IX चाहिए और फॉग बराबर IY चाहिए। तो हम लिखेंगे कि गॉफ चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे गॉफ है, और f का मान क्या क्या है, f का मान है 1 2 3, क्योंकि इसका जो प्रांत होगा वो a होगा, A to C, मतलब ये वाला। क्लियर, तो हम 1 2 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए गॉफ है तो f की जगह पे हम मतलब f छोटे क्वेश्चन में 1 करेंगे, तो गॉफ फिर 1 निकालेंगे। तो हमें बताइए कि g o को हटाते हैं, छोटा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर f1 करेंगे। अब हमें बताइए कि g और f1 का मान क्या है, तो f1 का मान a, यहां से हम रख सकते हैं कि f1 यहाँ a, और g a का मान हम देखिए निकाल सकते हैं कहां से, यहां से। जब हमें ये दिया गया तो हम लिख सकते हैं g a बराबर 1, g b बराबर 2। चलिए पे लिख लेते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको लिख करके तभी लिखते हैं कि देखिए g a बराबर हम लिख सकते हैं 1, क्रम से लिखिएगा, पहला वाला पहले से, g a बराबर 1 और g b बराबर 2 और g c बराबर 3, ये हम निकाल सकते हैं, कंडीशन हमें दिया गया है। अब हम लिखेंगे कि गॉफ, तो लिखेंगे ऐसे गॉफ, क्लियर, फिर हम गॉफ 1 निकाल देते हैं। सबसे पहले 1 की बात करेंगे ना, 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3, तो गॉफ 1 निकालेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं कि गॉफ, चलिए नीचे कर लेते हैं कि गॉफ, यानी जी को ओ को हटाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे छोटा सा, फिर f1 करेंगे। अब बताइए जी, और f1 का मान क्या है, तो f1 का मान हमें पता है a, तो हम f1 की जगह a रख देंगे। क्लियर, अब जी a का मान कितना है, तो अभी हम निकाले हैं जी a का मान 1 आ गया। तो देखिए यहां से क्या बात समझ में आती है हमको, यहां से ये बात समझ में आया हमको कि गॉफ 1 जो रखे हम 1 रखे, हमको 1 मिल गया। क्लियर, चलिए ऐसे ही हम निकालेंगे कि गॉफ 2, तो गॉफ 2 निकालेंगे तो जी हो जाएगा, ओ हटेगा, फिर f2। अब बताइए कि जी और f2 का मान क्या है, तो f2 का मान b है, b है। अब जी b का मान कितना है, 2, तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि जी ओ f, यानी 2 रखे थे हमें 2 मिल गया। क्लियर, यानी i x जो रख रहे हैं वही x मिलता चला जा रहा है। क्लियर, ऐसे ही हम क्या एक और निकाल लेंगे 3, यानी लिखेंगे गॉफ 3, तो हम लिखेंगे जी ओ को हटाएंगे तो ये f3 हो जाएगा आराम से जी, और f3 का मान कितना है, तो f3 का मान c है, और ये जी c का मान क्या निकाले 3, तो देखिए हम 3 रखे थे 3 मिल गया। तो देखिए हमारा इसका मतलब है कि ये सिद्ध हो गया, गॉफ बराबर IX हो गया। अतः यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, अतः गॉफ
बराबर क्या आ गया, आई एक्स आ गया। गॉफ बराबर क्या आ गया, आई एक्स, और यक्स क्या था, 1 2 3। तो देखिए मिला कि नहीं मिला, 1 2 3 मिल गया हमारा यक्स जो भी आया है। तो ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। फॉग की बात करें अगर, तो हम लिखेंगे कि फॉग, फॉग, अब देखिए फॉग, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, जी वाला, जी वाला क्या क्या यहाँ पे, ए, जी वाला जो लेंगे वो ए बी सी लेंगे। तो देखिए जी ए निकालेंगे, तो रूल क्या है, ओ हटेगा और लिखेंगे हम जी ए। तो देखिए यफ, और जी ए का मान क्या है, तो जी ए का मान हम लोग निकाले अभी यहाँ पे, जी ए का मान है 1, तो हम रखेंगे 1। देखिए यफ 1 का मान क्या है, यफ 1 का मान है ए, तो हम देख सकते हैं कि ए रखे थे, ए हमें मिल गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लें, चलिए हम निकालते हैं कि फॉग बी, क्योंकि जी के क्या क्या प्रांत है, प्रांत में ए बी सी 3 अवयव हैं, तो ए रख चुके हैं, ऐसे हम बी रखेंगे, ये हो जाएगा यफ और जी फिर बी। देखिए यफ और जी बी का मान कितना है, तो जी बी का मान है 2, तो हम रखेंगे 2, और यफ 2 का मान कितना है, तो बी। तो देखिए हम क्या रखे थे, बी रखे, हमें बी मिल गया। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एक और यफ, यानी फॉग सी, फॉग सी निकालेंगे, तो हो जाएगा यफ, ओ हटेगा, जी सी हो जाएगा यफ, और जी सी का मान क्या है, जी सी का मान है 3, यफ 3, और यफ 3 का मान क्या है, सी। तो देख सकते हैं कि सी रखे थे, सी मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि देखिए हमें जो फॉग निकाले हैं, यानी हमें क्या मिल रहा है, आई वाई मिल रहा है। फॉग निकाले तो हमें आई वाई मिल गया। देखिए ये एक्चुअली में क्या आई वाई है, ये आई वाई है, ये भी आई वाई। आई वाई मतलब जो जो हमें मिल रहा है, ये देखिए वाई में है नहीं, ऑफकोर्स है, ए बी सी है, ए बी सी है, ये हो गया हमारा सिंपल। यही हमें करना था कि जो भी हम निकालेंगे वो आई एक्स और आई वाई के बराबर आना चाहिए। ये भी देखिए आई एक्स के बराबर है, क्योंकि आई एक्स में ये सब उपस्थित है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे पार्ट में देखते हैं।